सल्फर चोटी की उन दवाओं में से है जिनके बगैर एक होम्योपैथ का गुजारा हो नहीं सकता, और इसका जो असल होम्योपैथ को ममनून होना चाहिए और शुक्रगुजार होना चाहिए वो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, जिनका एंटीबायोटिक का इस्तेमाल सल्फर बेस्ड इतना ज़्यादा है और इतना कसरत से दी जाती है मरीजों को दवा कि उसके नतीजे में भारी आबादी दुनिया की सल्फर की मोहताज हो चुकी है होम्योपैथिक डोज में। लेकिन मुश्किल ये है कि सल्फर की इलामतें जो सल्फर ही ने पैदा की हों वो ज़रूरी नहीं कि सल्फर से ठीक हो सकें, इसलिए कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। इतनी आसान बात नहीं है कि चूंकि एंटीबायोटिक दवाएं मिल रही हैं इसलिए सल्फर उनमें बेस सल्फर होता है अक्सर। क्योंकि डॉक्टर साहब ठीक है या गलत है? सल्फर बेस पर बनती हैं दवाएं ये, और एंटीबायोटिक का जो असर है उसमें सल्फर का असर नुमायां है। और सल्फर या कोई भी ऐसा जहर हो जो जिस्म में इलामतें पैदा करता है, बराह रास्त उसी जहर से उसका इलाज शाज़ के तौर पर तो ठीक है मगर बिलअमूम नहीं होता, उससे मिलती जुलती दवा चाहिए। और होम्योपैथिक का नाम बता रहा है कि जिस चीज़ से जो मरज़ पैदा है उससे उसका इलाज ना करो, बल्कि उससे मिलती जुलते जहर से अगर उसकी इलामतें मिलती हों उसका इलाज की कोशिश करो। इसको कहते हैं होम्योपैथी। और इसके बरक्स बैन ही उसी चीज़ से इलाज किया जाए जिसे आइसोपैथी कहते हैं, बैन ही वही चीज़। तो हम होम्योपैथी इलाज करते हैं, आइसोपैथी इलाज नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद बाज़ दफ़ा आइसोपैथी भी होम्योपैथिक में इस्तेमाल की जाती है, और जो नोसोड्स हैं वो सारे इसी उसूल पर हैं। जो नोजोड्स हम देते हैं उसका मतलब ये है कि सुराइनम के मादे से सोरे का इलाज करना, मेडोराइनम से गोनोरिया का इलाज करना। इसी तरह बहुत सी सिफिलिनम है, उससे सिफिलिस का इलाज करना। इसको कहते हैं, हम समझते हैं आमतौर पर कि होम्योपैथी है, ये होम्योपैथी नहीं है, ये आइसोपैथी है। वही मरज़ वही जहर जो मरज़ पैदा कर रहा है अगर उसे बहुत ऊंची ताकत में मरीज को दिया जाए, यानी इतना हल्का कर दिया जाए कि उसमें असल का कोई वहम गुमान भी बाकी न रहे, तो बाज़ दफ़ा वो उस दवा में भी मुफीद साबित होता है, उस बीमारी में भी। लेकिन शफा वहाँ देता है जहाँ उससे मिलती जुलती बीमारियाँ या उसके नतीजे में कुछ और तब्दीलियाँ आ जाती हैं, उससे फिर और बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो देना मुफीद है, लेकिन ये मर्ज़ को खोल देता है। और उसके बाद फिर असल जो जहर होम्योपैथिक दवा की सूरत में इस्तेमाल होने चाहिए उनकी निशानदेही हो जाती है। क्यों सलीम सब समझ गए हैं क्या आइसोपैथी और होम्योपैथी में क्या फ़र्क है? बैठ के। हाँ, नाक इस्तेमाल कर लिया जाए। हैं? हाँ वही ठीक है। हाँ, ये आइसोपैथी है, बिल्कुल ठीक है। और जितनी भी ये एलोपैथिक में प्रोफिलेक्टिक जितने भी प्रोफिलेक्टिक इंजेक्शंस दिए जाते हैं, मसलन चेचक के लिए क्या कहते हैं उसको? नहीं, उसका इंजेक्शन को क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन तो दरअसल हर बीमारी के जहर से जो चीज़ बनाई जाए उसको वो वैक्सीनेशन ही कहलानी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है ख़ास तौर पर जो चेचक है उसके लिए वैक्सीनेशन कहते हैं। वैक्सीनिया उसको जो निकल जाते हैं उसको वैसे कहते थे। अच्छा, तभी फिर वैसे इम्यूनाइजेशन एक्चुअली अगेंस्ट, मगर इम्यूनाइजेशन का इस्तेमाल नहीं करते आमतौर पर।
یہ کہتے ہیں کہ یہ پروفیلیکٹک ہے ٹیکہ. تو پروفیلیکٹک اصول میں اصل بیماری کا زہر اتنا خفیف کر دیا جاتا ہے کہ وہ جسم پر قبضہ نہ کر سکے اور جسم کو پیغام دے دے کہ یہ تم پر حملہ ہو رہا ہے. وہ جو رد عمل جسم سے ظاہر ہوتا ہے اس کے نتیجے میں بخار بھی ہوتے ہیں, جسم بھی ٹوٹتے ہیں اور بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ہومیوپیتھک تحقیق سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دراصل وہ جو رد عمل ہیں ان میں کچھ امپیورٹیز کا اور کروڈ ہونے کا دخل ہے. اگر اونچی طاقت میں یہی دوا ہومیوپیتھک اصول پر ہلکی کر کے دی جائے تو وہ رد عمل نہیں ہوتے بلکہ اور طرح کے رد عمل ہوتے ہیں. اکثر ویکسینیشن بناتے وقت جو گندے مادے بعد دوسرے رہ جاتے ہیں, کروڈ مادے, ان کی وجہ سے جو رد عمل ہے اس سے بخار وغیرہ پیدا ہوتے ہیں. مگر یہ الگ بحث ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ آئسوپیتھی ہی ہے اصل میں. ایلوپیتھک میں جتنا پروفیلیکٹک نظام ہے آپ کا ٹیکوں کا وہ آئسوپیتھی ہے, اور اس کے نتیجے میں مرض کے ہونے سے پہلے یہ دوا دیتے ہیں, یہ پروفیلیکٹک کہلاتی ہے. لیکن مرض کے دوران یہ ٹیکہ نہیں لگاتے ایلوپیتھس, کیونکہ غالباً وہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. کیوں جی؟ ہاں. اس لیے ہومیوپیتھک اور استعمال میں آئسوپیتھی کے ہومیوپیتھک استعمال اور ایلوپیتھک استعمال میں یہ فرق ہے کہ ایلوپیتھک میں آئسوپیتھی اکثر حفظ ما تقدم کے لیے استعمال ہوتی ہے, اور ہومیوپیتھی میں حفظ ما تقدم کے لیے بھی, مگر بیماری کے زیادہ لمبا عرصہ تک جسم کا ہیڈوز بن جانے کی صورت میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے. مثلا سیل میں بیسیلینم پروفیلیکٹک کے طور پر بھی اور گہری پرانی مزمن سیل کے مرض میں اس کو جڑوں سے اکھیڑنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے.